हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पंचायत टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर आपको पॉलिटी दिखेगी, चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो या PSIR पबैट, कोई भी ऑप्शनल हो आपका, तो हर जगह ये टॉपिक रेलेवेंट रहेगा। तो पंचायती राज, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड देखते हैं। तो पंचायती राज जिसमें 5 ऑफिशियल्स होते हैं, काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल्स होता है, ये एक सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से सिनोनिमस है। तो यहाँ पर होता क्या है कि विलेजेस जो है रूरल इंडिया के, उसमें एक काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल्स होते हैं जो कि खुद के गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि ऑन दी अदर हैंड अर्बन और सब अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज काम करती हैं। अब पंचायत में क्या होता है, यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू विलेजेस को रेगुलेट करते हैं कि विलेजेस में जितना भी काम होता है, बहुत सारे काम इनको दिए जाते हैं अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम यहाँ पर दिए जाते हैं इनको, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आपका जो सोशल जस्टिस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्टली आपको सेंटर और स्टेट से या अलग अलग बॉडीज से कोऑर्डिनेट करके जो पंचायत चलेंगी वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं। ऑल्दो आज के टाइम में पंचायत जो है वो सिंस पंच भी जो है, जो सरपंच है और जितने भी 5 मेंबर्स हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव अगर नहीं रह रहे हैं, तो बहुत सारे विलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ये एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से विलेजेस की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है और विलेजर्स के पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है, जिसमें स्टेट को रेगुलेट करने आना पड़ता है। फिर स्टेट का ज़्यादा रोल रहता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रहता है। तो ये इश्यूज ऑल्दो आते हैं, बट अगर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर पंचायत बहुत अच्छे से काम करती है, तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस का काम करना और स्ट्रेंथन करना सोशल जस्टिस को, साथ में सारी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली जाती है इन्हीं के वेलफेयर के लिए, के विलेजेस के वेलफेयर के लिए। तो ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना, ये भी काम होता है पंचायत का, इंक्लूडिंग जो 11th स्केड्यूल है आपका, तो उसमें जो 29 सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स पर भी काम करना इन्हीं का ही काम होता है। अब ये बेसिकली पंचायत जो है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहाँ पर लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम अपनी रूरल डेवलपमेंट खुद करेंगे। तो लोगों का इनिशिएटिव और पार्टिसिपेशन इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। अब पंचायत जो है बेसिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया था और ये पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, ये सेक्शन है जो कि पंचायत से रिलेटेड है। अब यहाँ पर होता क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें 2 मिलियन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उसमें ये 3 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉलो होगा, जिसमें ग्राम सभा जो है वो विलेज लेवल पे आएगी। पंचायत समिति जो है, जिसको हम मंडल परिषद या फिर ब्लॉक समिति भी कहते हैं, तो ये ब्लॉक लेवल पर आएगी। जबकि जो जिला परिषद है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगी। ठीक है, दिस कम्स इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। और कुछ जो ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें 2 मिलियन इनहैबिटेंट से कम लोग हैं, वहाँ पर सिर्फ 2 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉलो होती है। तो ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा बेसिकली ऐसी इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो ग्राम सभा में इंक्लूड होते हैं। जो भी ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, ग्राम पंचायत के एरिया में रह रहे हैं, तो जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं ये ग्राम सभा में आते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विलेज के लोगों के थ्रू ही यहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया जाता है लोकल गवर्नमेंट में। ये लोग डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट का पार्ट बन सकते हैं। और चाहे वो जो भी टियर हो, जैसे चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति है, चाहे ग्राम सभा है, सभी में इलेक्शंस जब भी बात आती है तो सभी लेवल पर इलेक्शन हर 5 साल में कंडक्ट होते हैं। और बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे पंचायत में शेड्यूल ट्राइब और विमेन वगैरह के लिए, सबके लिए सीट्स रिजर्व्ड है। ऑल्दो आपने पंचायत तो वेब सीरीज अगर देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें वो पंचायत पति होता है ना उसमें, तो ये वाली चीज़ें जो है वो भी आगे चल रही है, आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट
एक्चुअल में होना चाहिए था विमेन का या शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का, वो चीज़ जो है वो रुक जाती है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ चली जाती है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, ग्राम सभा जो है वो यहाँ पर सरपंच होता है इनके, सरपंच इलेक्टेड हेड होते हैं इनके, और जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, ये डायरेक्टली जितने भी वोटिंग एज के लोग हैं विलेज पॉपुलेशन में से, वो डायरेक्टली आके इसको इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। ठीक है। अब इनके सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आता है इनके पास, तो जितने भी लोकली टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे पानी का बिल हो गया, पानी पे जो टैक्स लगता है, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज हो गया, लोकल मंदिर हो गए, ठीक है, या फिर मार्केट हो गई यहाँ से, और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ फिक्स ग्रांट जो है वो इन प्रोपोर्शन टू द जो भी लैंड रेवेन्यू है, या फिर जो भी पैसा दिया गया है के परिषद के काम या स्कीम्स वगैरह के लिए, और बाकी डोनेशंस वगैरह से भी पैसा आता है यहाँ पर। अब अगर मैं, ये हो गया आपका ग्राम सभा। अब नेक्स्ट है आपका पंचायत समिति, या फिर आप इसको ब्लॉक लेवल की पंचायत भी कह सकते हो, ब्लॉक लेवल पंचायत, या फिर आप इसको पंचायत समिति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ब्लॉक लेवल पे होती है। तो जैसे इसके भी अलग अलग नाम है, ऑल्दो अलग अलग जगहों पे, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में इसको मंडल प्रजा परिषद कहते हैं, फिर गुजरात और कर्नाटका में तालुका पंचायत कहते हैं, महाराष्ट्र में पंचायत समिति कहते हैं। तो इन जनरल ब्लॉक पंचायत जो है उसका भी ये सेम ही फॉर्म है जैसे कि ग्राम पंचायत का होता है, बट जस्ट के ब्लॉक लेवल पंचायत का ना एक हायर लेवल पे हो जाता है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है सच। और इसमें जो भी एक्स ऑफिशियल रहते हैं वो सरपंच में जो ये सब लोग रहते हैं इसमें, इसकी मेंबरशिप में। ठीक है, और जितने भी सरपंच वगैरह आ गए, ठीक है, पंचायत समिति एरिया में एमपी हो गए, एमएलए हो गए एरिया के, फिर कोई एसडीओ होगा, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा कोई भी सब डिवीजन का, या फिर जो भी ऐसे इस तरीके के मेंबर्स होते हैं, जैसे शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब विमेन के लिए जो भी सीट्स रिजर्व्ड है वहाँ से एक मेंबर आएगा, या फिर कोई भी एसोसिएट मेंबर्स हो गए फार्मर के, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या कोई मार्केटिंग सर्विस का मेंबर हो गया, इस टाइप के मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाना, ये इनका काम होता है। ठीक है, दूसरा काम इनका क्या रहता है कि जैसे मान लो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं CHCs, और प्राइमरी स्कूल्स हो गए, तो इन सब का इस्टेब्लिशमेंट इंश्योर करना कि इनका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ये सब करवाना इनका काम होता है। फिर ड्रिंकिंग वाटर भी पानी मिलना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होता रहना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग वगैरह, ये सारा जो काम होता है वो इनके अंडर आता है। फिर कॉटेजेस वगैरह का डेवलपमेंट करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, ठीक है, सोसाइटीज़ हो गई, ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट इनके अंडर आता है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ब्लॉक लेवल पंचायत या फिर पंचायत समिति के अंडर। अब तीसरा आपका ज़िला परिषद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ज़िला परिषद जो है वो एक एडवांस सिस्टम है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है, ज़िला परिषद कहते हैं इसको। तो अगर आप लोग जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो तो आप लोग को हो सकता है कि आप ज़िला परिषद में कहीं पर उसके मेंबर बन सकते हो। तो इसका जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो IAS कैडर का कोई ऑफिसर ही यहाँ पर चीफ एडमिनिस्ट्रेशन का सारा देखरेख करते हैं, और बाकी चीफ ऑफिसर जो है पंचायती राज का वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहीं पर ही रहते हैं। अब काफ़ी सारे लोग इसमें कंप्राइज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डिप्यूटी कमिश्नर हो गया डिस्ट्रिक्ट का, प्रेसिडेंट हो गए सारे पंचायत समिति के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सारे हेड्स हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, विमेन हो गई, शेड्यूल कास्ट मेंबर्स हैं जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड अगर नहीं है तो साथ में और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं कुछ ऐसे लोग, या फिर जिनका पब्लिक सर्विस में कुछ अचीवमेंट रहा है। अब इनका काम क्या होता है, जो ज़िला परिषद है, ज़िला परिषद का काम क्या होता है कि जैसे एसेंशियल सर्विसेज और फैसिलिटीज़ रूरल पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना। फिर दूसरी चीज़ है
कि मान लो जो फार्मर्स हैं उनको नई फार्मिंग टेक्निक सिखाना या उनको नई फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में बताना कि भाई ये टेक्निक आई है, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इम्प्रूव्ड सीड्स फार्मर्स को प्रोवाइड करना, तो ये चीज़ है। फिर जितने भी स्कूल्स लाइब्रेरीज आते हैं रूरल एरियाज़ में उनको सेटअप करना, उनको रन करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल जो है विलेजेस में स्टार्ट करवाना, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है एपिडेमिक्स के अगेंस्ट वो सब स्टार्ट करवाना, जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उन प्लान्स को। आदिवासी चिल्ड्रन के लिए, जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए आश्रम रन करना और फ्री हॉस्टल्स उनके लिए सेटअप करना। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं, अब तो एंटरप्रेन्योरल ड्राइव्स चल रही हैं काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे, तो एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं उनको और एनकरेज करना कि वो अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करें, और रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, ब्रिजेस, रोड्स या जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना, उनको मेंटेन करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, सैनिटेशन रिलेटेड इश्यूज़ पर काम करना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि ये सारी चीज़ें ज़िला परिषद के अंडर आती हैं, और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो और आईएएस बनते हो तो उसमें ये सारे काम आपको करने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या रहा है। तो पंचायत जो है वो इंडिया में एंशिएंट टाइम्स से लेकर काफ़ी रेलेवेंट रही है, ठीक है, प्रेवलेंट है एंशिएंट टाइम से ही। तो जस्ट वन मोर थिंग, ये हमारी वेबसाइट है, तो synopsisis.in पे आप जाओगे, स्पेशल कोर्सेज में आपको मेंस इन 300 टॉपिक्स मिल जाएगा। अब किसी को अगर ये जानना है कि हम टॉपिक ये वाला क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, तो टॉपिक लिस्ट आप यहाँ से ले सकते हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हम GS2 पॉलिटी फिलहाल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारे आपकी टॉपिक लिस्ट है जो इस पूरे कोर्स में कवर होने वाली है। तो इसी में आता है पंचायत का पूरा टॉपिक, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। किसी को टॉपिक लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं मेंस के लिए, वो यहाँ से ले सकता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, सो हिस्टोरिकली एंशिएंट टाइम से ही चलती आ रही है कि जैसे ओल्ड संस्कृत स्क्रिप्चर्स थे हमारे, उसमें पंचायतन ऑलरेडी मेंशन था ये शब्द, ठीक है। उसका मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, जिसमें एक स्पिरिचुअल मैन होता है और डिवाइन पावर्स होती है। डिवाइन पावर्स मतलब कि टेम्पल्स आ जाते हैं इसके अंडर, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर लोकल सेल्फ यूनिट्स जो है वो ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है, जैसे सभा हो गई, समिति हो गई, विदाथा हो गया, तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो ऋग्वेदा में मेंशन्ड हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी विलेज पंचायत का मेंशन है। और यहाँ पर क्या होता था कि एक सिस्टम ऑफ हेडमैन होता था, जिसको आज के टाइम में हम सरपंच भी कहते हैं, जिसको अलग अलग काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो हैं वो उसको असिस्ट करते थे। और ये पूरा जो सिस्टम है मौर्य से लेकर गुप्ता तक ये चलता आ रहा है। मिडिएवल टाइम्स में अब क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पर विलेजेस के पास बहुत अच्छी खासी पावर थी सेल्फ गवर्नेंस के लिए, तो वो अपनी ही टेरिटरी में सेल्फ गवर्नमेंट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे जो कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएटेड रहते थे, जैसे कि मुकद्दम है, पटवारी है, चौधरी है। तो ये सारे शब्द आपने सुने होंगे जब आपने मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, और अगर नहीं पता है तो मिडिएवल हिस्ट्री के लेक्चर्स आप देख सकते हो। देन कॉलोनियल एरा के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ताकि क्योंकि कॉलोनियल एरा के टाइम पर भी ये विलेज लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे लोकल इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज कराना या एडमिनिस्ट्रेशन देखना, वो चीज़ रियलाइज हो गई थी इनको कि ज़रूरी है, ताकि हम विलेजेस में लोग क्या कर रहे हैं उनसे हमें अवेयरनेस रहे। और एक तरीके से चेक रखने के लिए इन लोगों ने ये स्टार्ट किया था। तो मेयोज का रेजोल्यूशन था 1870 का, जिसमें लोकल इंस्टीट्यूशंस की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ाया गया था। फिर 1882 का लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन था, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और जिसमें लोकल इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा फर्दर इम्पीटस दिया गया, मतलब और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। 1907 में जो रॉयल कमीशन है ऑन सेंट्रलाइजेशन, उसने CEH हॉब हाउस के चेयरमैनशिप के अंडर पंचायत को विलेज लेवल पे जो उनकी इंपॉर्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया था। अब इंडिपेंडेंस के बाद 1952-1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्ट की थी। अब इस सर्विस का भी, ये जो दोनों प्रोग्राम्स थे, इनका एम भी यही था कि आप विलेज पंचायत की हेल्प से रूरल डेवलपमेंट करें,
ठीक है। अब इसमें आप विलेज पंचायत का एक काफ़ी अच्छा खासा इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है कि जिसके थ्रू आप रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट के पास और भी काफ़ी काम उनके अंडर आ जाते हैं। तो अगर अच्छे से आपको विलेजेस को रेगुलेट करना है तो आपको उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा। बट ये चीज़ बाद में जाके रियलाइज़ हुई थी, उससे पहले काफ़ी सारे कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि ये दो प्रोग्राम ज़रूर चलाए थे रूरल डेवलपमेंट के लिए, बट ये प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे, अच्छे नहीं रहे थे। तो 1957 में फिर जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसके हेड थे बलवंत राय मेहता। इनको ये काम दिया गया था कि आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्किंग में आप थोड़ा सा देखो कि क्या चल रहा है। तो पंचायती राज कैसे आया था, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो यहाँ पर बता रहे हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी 1957 में। ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि डेमोक्रेटिक पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो जाना चाहिए, जिसको हम कहेंगे पंचायती राज। 1977 में अशोक मेहता कमेटी आती है, जो कि ये 3 टियर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की बात करती है इनटू 2 टियर 1, जिसमें जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगी और मंडल पंचायत जो है वो जितने भी ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ठीक है, इसमें हम ग्राम सभा नहीं देख रहे हैं, तो ये 2 टियर सिस्टम ये रहेगा। फिर 1985 में GV राव कमेटी आती है, जिसमें जिला परिषद को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी माना गया था, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 1986 में आई थी LM सिंघवी कमेटी। ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जिसने पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट करने का रिकमेंडेशन दिया था। तो ये जो LM सिंघवी कमेटी है और जो बाकी सारी इंपॉर्टेंट ये कमिटीज़ हैं, इन सब के रिकमेंडेशन या सजेशंस लेके फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जो कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 11 ऐड किया था और 11 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, जिसको कहते हैं हम दी पंचायत्स। अब पंचायती राज का इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो इसने डेमोक्रेसी को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। ग्रास रूट लेवल पे जो बेस है डेमोक्रेसी का वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। अब डायरेक्टली अब लोकल जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये हेल्प करता है। क्योंकि रूरल जितने भी लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो खुद के डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हो और जितने भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में खुद की हेल्प करें। नेक्स्ट, सोशल एम्पावरमेंट। अब ये जो है पूरा सिस्टम पंचायत का, ये रियल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एपरेटस की तरह एक्ट करता है, जिसमें वीकर पुअर सेक्शन ऑफ रूरल इंडिया, इनको मौका मिलता है एम्पावर होने का और पॉलिटिकल कंट्रोल ये एक ग्रास रूट लेवल से ही बनाकर रख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह ये काम करता है कि एक ऐसा एजेंट की तरह ये काम करता है, कैटालिटिक एजेंट कहते हैं, जिससे आप जितने भी ट्राइबल मासेस हैं जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो इनको और ज़्यादा अवेयर करता है या और ज़्यादा बढ़ावा देता है। कैटालिटिक एजेंट मतलब कि एक बढ़ावा देने वाला रोल प्ले करता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक प्ले करता है। ये रूरल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ से प्रमोट होगी, जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रूरल हाउस होल्ड की इनकम इम्प्रूव होना, फिर रूरल एजुकेशन पे काम करना, हेल्थ सेक्टर, जो भी हमने डिस्कस किए थे कि क्या क्या काम इनको दिए जाते हैं, तो वो सारे काम जो है वो इसमें आ जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट के काम में आ जाते हैं। और ग्रास रूट लेवल पे बेसिकली ये सारी चीज़ें देखना ये इनका काम है। हेल्पिंग हैंड की तरह ये रहता है कि इससे स्टेट गवर्नमेंट का बर्डन अब कम हो जाता है, क्योंकि विलेजेस का जो भी देख रेख है वो सारे उन पे खुद पे आता है। विलेजेस का देख रेख उनके पंचायत ही अपने आप करेंगे। पंचायती राज के साथ अब इश्यूज भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला इशू है फाइनेंशियल इशू। फंड्स बहुत कम है और जितने भी ग्रांट्स दिए जाते हैं वो इतने कम होते हैं, जिससे इन इंस्टीट्यूशंस की जो वर्किंग है उसमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट नहीं आता है ना, हर्डल बनता है ये। तो एक फाइनेंशियल हर्डल बना हुआ है कि ये इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, तो ये एक इशू यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है लोगों को। फिर लैक ऑफ ऑटोनॉमी रहता है। अब फंक्शंस डेलीगेट करना या पावर्स और फाइनेंसेस इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डेलीगेट करने का काम किसका आता है? स्टेट गवर्नमेंट का आता है।
ठीक है। इसी वजह से अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ गया ना। तो अभी क्या है, हर चीज़ के लिए इनको स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, प्रोसेस होता है ना बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि सिंस पंचायत जो है वो बहुत सालों से फेडरल और स्टेट ग्रांट पर ही ना सस्टेन कर रही हैं इकोनॉमिकली, और मैंडेटरी इलेक्शन यहाँ पर होते नहीं है पंचायत काउंसिल के, मीटिंग्स इतनी ज़्यादा होती नहीं है सरपंच की, जिससे जो है ना ये इन्फॉर्मेशन भी जो जानी होती है विलेजर्स के पास वो बहुत कम, मतलब बहुत धीरे धीरे जाती है, जिससे स्टेट रेगुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, पंचायत का रेगुलेशन यहाँ पर कम हो गया है। तो सबसे पहला हर्डल जो बनता है इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं यहाँ पर। ऑटोनॉमी कम हो जाती है, पंचायत के पास ज़्यादा कुछ खास ऑटोनॉमी रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी ग्रांट्स हैं वो यहीं से आते हैं। पंचायत जो है बेसिकली तीन तरीके से ग्रांट्स लेता है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सिंस फाइनेंशियल इश्यूज में भी हम यही पॉइंट पढ़ रहे हैं और लैक ऑफ ऑटोनॉमी पे भी। पहला तो है कि लोकल बॉडी ग्रांट्स आती हैं, लोकल बॉडी ग्रांट्स से पंचायत अपने फंड्स ले रहे हैं, जो ऐसी लोकल बॉडी जो कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के द्वारा रेकमेंड की गई हैं। दूसरा आता है जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो फंड्स आते हैं वो फंड्स से पंचायत जो है वो रिसीव करते हैं। फिर नेक्स्ट है ऐसे फंड्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से आती है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन से आती है, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से आती है। तो पंचायत ये 3 सोर्सेज से अपने फंड्स रिसीव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक मेन काम हो गया, क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग में अननेसेसरी कुछ लोकल इंटरफेरेंस रहता है पॉलिटिशियंस का। जैसे पंचायत, अगर आपने वेब सीरीज देखी होगी, उसमें यही रहता है कि एक पॉलिटिशियन आता है अपना, उसका एक कोई पर्सन होता है ना वहाँ पर, लोकल जो विलेज का वहाँ पर पर्सन होता है, उसके बेटे की डेथ हो जाती है और उसमें फिर वो अपना सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए वो आता है बंदा, जो भी पॉलिटिशियन होता है, कि यहाँ से मैं ये सिंपैथी ले लूँगा। तो ये अननेसेसरी लोकल इंटरफेरेंस रहता है पॉलिटिशियंस का बहुत बार, जिसमें कि जो वर्किंग होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस आते हैं कि बहुत सारे ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो इनको स्कूल्स में या आंगनवाड़ी सेंटर हो गई या कुछ और जगहों पर बैठ के अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास खुद की कोई बिल्डिंग है ही नहीं। अब दूसरी नेक्स्ट चीज़ है कि बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है। तो ग्राम पंचायत जो है उनके पास बेसिक जो टॉयलेट्स है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये बेसिक चीज़ें भी नहीं है विलेजेस में। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन तो है, बट बहुत सारी जगह पर वो फंक्शनल भी नहीं है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब सरपंच पति और प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, जो वहाँ पर उसमें पंचायत वेब सीरीज में ये दिखाया हुआ था ना, सके सरपंच पति होता है उसमें, तो ये तो ट्विन डेविल्स हैं, सरपंच पति और प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत एविडेंट है जब ये विमेन की और शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स रिजर्व करने की बात आ जाती है। तो इसमें क्या है, सोशल एम्पावरमेंट रुक जाता है, हिंड्रेंस है उसमें। क्यों? क्योंकि अगर जिसको एम्पावर रियल में करना था, विमेन को आगे लाना था, शेड्यूल ट्राइब को आगे लाना था, इनको ही तो बढ़ाना था ना। और अगर उसकी जगह पर अगर कोई और पर्सन आके बैठ जाएगा तो फिर विमेन का क्या रोल रह गया, उनको तो एम्पावर हो ही नहीं पाई, है ना। तो वो जो बेसिक एक आइडिया लेके आए थे वो तो सारा खराब ही हो गया ना, क्योंकि सरपंच पति आ गए या प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो वो चीज़ हो जाती है। पंचायती राज को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी जुलाई 19, 2018 में। ये रिपोर्ट थी इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत। कुछ रिकमेंडेशंस इसकी यहाँ पर बताई गई हैं इस कमेटी की। सबसे पहली है कैपेसिटी बिल्डिंग। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर काम करना चाहिए, ताकि पंचायत को और स्ट्रेंथन किया जा सके। फॉर एग्जांपल राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, इस पे काम करना चाहिए। फिर पंचायत फंडिंग, अब जो भी पंचायत के लिए ग्रांट्स आती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज करना चाहिए, बट
ट्रांसपेरेंट और टाइमली मैनर में। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रांट दी जा रही है, कुछ भी ग्रांट दे दी, कोई भी एक नंबर उठा के दे दिया, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं दिया, और वो भी आप जो ग्रांट 1 महीने में आनी चाहिए थी वो 1 साल में आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्ड सपोर्ट स्टाफ, तो पंचायत की फंक्शनिंग और ज़्यादा स्मूथ हो पाए उसके लिए आपको टाइम से रिक्रूटमेंट करना या अपॉइंटमेंट करना सपोर्ट और टेक्निकल स्टाफ का, वो बहुत ज़रूरी है। पावर को और ज़्यादा डेवल्यूशन उसका करना, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एडिक्वेट एफर्ट्स लेने चाहिए ताकि जितने भी फंड्स है, फंक्शंस है, फंक्शनरीज हैं, वो पंचायत में डिवॉल्व किए जाएं ताकि पंचायत अच्छे से काम कर पाए। लोकल ऑडिट्स होना चाहिए, रेगुलर लोकल ऑडिट चलते रहना चाहिए ताकि फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स जो है वो डिले ना हो। फिर वे फॉरवर्ड में यही है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिखित में फॉलो हो रहा है, स्पिरिट में भी फॉलो होना चाहिए। जेन्युइनली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ताकि एक ग्रास रूट लेवल पे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी वो ऊपर तक अपने आप आ जाएगी इम्प्रूवमेंट, उसका इम्पैक्ट भी देखा जाएगा। तो पंचायत जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक अपने रोल बहुत ही इफेक्टिवली प्ले करने की ज़रूरत है ताकि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जा सके। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को डेफिनेटली पंचायत की हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए, उनके केसेस में बर्डन बनने के लिए या फिर हर्डल बनने के लिए नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। कोई भी आपको डाउट हो इस टॉपिक में या कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। So that's all for today and thank you for watching.